जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं कुमार गौरव गैनीमीड क्लास में आपका स्वागत करता हूं। अब तक हम लोगों ने प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख पर्वतों को पढ़ा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख पठार। तो टॉपिक शुरू करने से पहले हमारा ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर हम लोग का प्रयास आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, ठीक है। तो आज हम लोग हेडिंग डालते हैं प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख पठार, ठीक है। तो आज हमारा हेडिंग रहेगा प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख पठार। प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख पठार। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख पठारों को पढ़ने से पहले हम लोग को ये जानना होगा कि प्रायद्वीपीय भारत के पठारों की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। तो देखिए, इसकी उत्पत्ति हुई थी एजोइक महाकल्प में। लेकिन एजोइक महाकल्प में क्या हुआ था कि जो अंकारा लैंड था, अंकारा लैंड और गोंडवाना लैंड, अंकारा और गोंडवाना लैंड में टक्कर होने के कारण गोंडवाना लैंड की प्लेटों में दरारी उद्गार होने लगा, ठीक है। जैसे मैं समझाता हूं आप लोगों को। ये मान लीजिए ये गोंडवाना लैंड की प्लेट है, ठीक है। ये अंकारा लैंड की प्लेट से जाके टक्कर करती है और टक्कर करने के फलस्वरूप इसकी प्लेटों में दरारी उद्गार होने लगा, ठीक है। प्लेटों के ऊपर इसके दरारी उद्गार, और किस चीज़ का उद्गार होने लगा? मैग्मा का, ठीक है। तो ये जो मैग्मा था यह दरारों के द्वारा ऊपर आ गया और फैल गया, ठीक है। जिसके फलस्वरूप डिफरेंट कालखंड में, एजोइक महाकल्प में और उसके बाद भी जितने भी टर्शियरी महाकल्प में जितने भी महाकल्प आते गए, उसमें यह दरारी उद्गार होता गया और यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण हो गया। ये जो देख रहे हैं ये हो गया प्रायद्वीपीय भारत। तो अगर आप लोगों से पूछ ले कि प्रायद्वीपीय भारत के पठारों का निर्माण कैसे हुआ है, तो प्रायद्वीपीय भारत के पठारों का निर्माण मुख्यतः दरारी उद्गार यानी ज्वालामुखी के दरारी उद्गार के कारण हुआ है। और प्रायद्वीपीय भारत के पठारों में मुख्यतः दो तरह की चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है। लेकिन मुख्यतः अगर देखी जाए तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे ऊपरी वाला भाग है वहां पे पाई जाती है बेसाल्ट क्रम की चट्टानें। मतलब अगर दरारी उद्गार होने के बाद, ये जैसे दरारी उद्गार हुआ और ये जो चट्टानें बनी, जो लावा जब ऊपर, जैसे मैग्मा जो होता है वो धरती के नीचे जो मोल्टेन मैग्मा होता है वो अगर बाहर आ जाता है तो उसको लावा कहते हैं। तो लावा जब यहाँ पे सॉलिडिफाई हो गया धरती के ऊपर, तो यह जो एक तरह का चट्टान बनाया जिसको कहते थे हम लोग बेसाल्ट क्रम की चट्टानें, ठीक है। बेसाल्ट की चट्टानें, बेसाल्ट चट्टानें। और कुछ जो मोल्टेन मैग्मा था वो धरती के अंदर ही कहीं कहीं सॉलिडिफाई हो गया, जिसके कारण ये जो अंदर चट्टानें बनी इनको कहा गया ग्रेनाइट की चट्टानें, ठीक है। ग्रेनाइट की चट्टानें, ठीक है। तो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि बेसाल्ट क्रम की चट्टानें ऊपर क्यों पाई जाती हैं और ग्रेनाइट की चट्टानें नीचे क्यों पाई जाती हैं, तो आप लोगों को जवाब मिल चुका होगा कि जो भी चट्टानें दरारी उद्गार के कारण धरती के धरातल के ऊपर बनी है उनको कहते हैं बेसाल्ट की चट्टानें। और जो भी चट्टानें धरती के नीचे बनी है, दरारी उद्गार के समय अगर कहीं यहाँ पे जो खाली स्पेस स्थित होता है उसमें अगर मैग्मा चला जाता है तो वहां पे क्या बनता है? ग्रेनाइट की चट्टानें, ठीक है। तो ये हो गया। तो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि प्रायद्वीपीय भारत में किस तरह की चट्टानों की प्रधानता है, तो प्रायद्वीपीय भारत के पठारों में मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों की प्रधानता है, ठीक है। और बेसाल्ट की चट्टानों से ही काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो अगर जो भी बेसाल्ट की चट्टानें हैं उनका जो अपर्दन होता है, तो अपर्दन के फलस्वरूप काली मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देता हूं।
ये तो हो गया कि प्रायद्वीपीय भारत के पठारों की उत्पत्ति कैसे हुई है। अब हम लोग का मेन टॉपिक रहेगा कि हम लोग का मेन टॉपिक ये है कि प्रायद्वीपीय भारत के जितने भी प्रमुख पठार हैं जो कि पेपर की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उसको हम लोग को पढ़ना है। तो ठीक है, मैं यहाँ पे मैप ड्रा कर दे रहा हूँ। देखिए ये जो आप भाग देख रहे हैं ये नीचे से लगाकर ऊपर तक राजस्थान तक फैला हुआ है, और जो ये पूरा भाग जो है ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग हो जाता है। ठीक है, और प्रायद्वीपीय भारत का जो भाग राजस्थान में स्थित है उसको कहते हैं हाड़ौती का पठार। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये प्रायद्वीपीय भारत का वह भाग है जो कि राजस्थान में स्थित है। तो राजस्थान में यहाँ पे जो भाग स्थित है इसको कहते हैं हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार। तो हम लोग को प्रायद्वीपीय भारत में मुख्यतः मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार और शिलांग के पठारों की चर्चा करनी है। तो चलिए हम लोग ये समझते हैं, ये हो गया पूरा प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार, और इधर भी छोटे छोटे पठारों के रूप में इसका एक्सटेंशन है। ठीक है, यहाँ भी ये भी जो शिलांग का पठार ये देख रहे हैं, अभी मैं इसको बताऊंगा। तो शिलांग का पठार भी प्रायद्वीपीय भारत के पठार का एक्सटेंशन है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं मालवा के पठार को। ठीक है, तो ये मैं रब कर देता हूँ। ये जो पूरा पठार आप लोग देख रहे हैं पूरे प्रायद्वीप में, ये है प्रायद्वीपीय भारत का पठार। देखिए आप लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे विंध्यन रेंज, मध्य प्रदेश में क्या थी, विंध्य क्रम की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो विंध्यन रेंज जिसका विस्तार था बिहार के कैमूर तक, जिसका पूर्वी विस्तार था बिहार के कैमूर तक। तो विंध्यन रेंज के ऊपर एक पठार पाया जाता है जिसकी अवस्थिति हो जाती है गुजरात और मध्य प्रदेश में, उसको कहते हैं मालवा का पठार। ठीक है, तो मालवा की पठार का कुछ ऐसी अवस्थिति है, यह है मालवा का पठार, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मालवा का पठार, ठीक है, ये जो मालवा का पठार है यह विंध्याचल की पहाड़ियों के ऊपर अवस्थित है। ठीक है, तो मालवा के पठार की जो अवस्थिति हो जाती है वो विंध्याचल की जो पहाड़ियां हैं उसके उत्तर में स्थित है, और यह मालवा का पठार का जो विस्तार है वो मुख्यतः दो राज्यों में पाया जाता है। एक राज्य हो जाता है गुजरात और दूसरा हो जाता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, तो मुख्यतः मालवा का पठार दो राज्यों में स्थित है, गुजरात और मध्य प्रदेश। दूसरा जो हम लोग को पठार पढ़ना है वो है बुंदेलखंड का पठार। ये कुछ ऐसे इस स्थिति में है, और बुंदेलखंड का पठार उत्तर में ग्वालियर की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, तो ऊपर है, मतलब बुंदेलखंड का पठार के ऊपर ग्वालियर की पहाड़ियां हैं और नीचे है विंध्याचल की पहाड़ियां। ठीक है, ये हो गई विंध्याचल की पहाड़ियां, विंध्याचल की पहाड़ियां, और ऊपर हो गया ग्वालियर का पठार, ग्वालियर का पठार। तो ये जो बुंदेलखंड का पठार हो जाता है इसको लिख लीजिए यहां पे, बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड का जो पठार है इसकी अवस्थिति कुछ इस प्रकार से है कि इसके उत्तर में ग्वालियर का पठार है और इसके दक्षिण में विंध्याचल की पहाड़ियां हैं, और यह मुख्यतः उत्तर प्रदेश और कुछ भाग इसका एमपी में स्थित है। ठीक है, तो इसकी अवस्थिति हो जाती है बुंदेलखंड के पठार की यूपी और कुछ हद तक एमपी। ठीक है, तो दो राज्यों में इसका फैलाव है, मुख्यतः यह यूपी में फैला हुआ है, कुछ भाग इसका एमपी में भी फैला हुआ है। इसके बाद जो हम लोग को पठार पढ़ना है वो है बघेलखंड का पठार। ठीक है, तो यहां पर है बघेलखंड का पठार, इसको कहते हैं बघेलखंड का पठार। यहां पे लिख लीजिए बघेलखंड का पठार। इसका मुख्य भाग
मध्य प्रदेश में अवस्थित है। इसका जो सबसे ज्यादा पार्ट इसका मध्य प्रदेश में और कुछ भाग इसका छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। तो कुछ भाग यहाँ इसका छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। तो मुख्यतः यह बघेलखंड का जो पठार है मुख्यतः दो राज्यों में फैला हुआ है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। देखिए ये जो मैं तीनों पठार बताया हूं इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन अब जो मैं पढ़ाने वाला हूं सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आएंगे और ये हो जाता है छोटा नागपुर का पठार। तो इसको पढ़ाने से पहले मैं ये रब कर देता हूं ताकि मैं उसको अच्छे से ड्रा कर सकूं। देखिए जो बघेलखंड का पठार था इसके ठीक पूरब में एक पठार स्थित है जिसको कहते हैं छोटा नागपुर का पठार। यहां पे है छोटा नागपुर का पठार। ये जो मैं सर्किल ड्रा कर रहा हूं ये पूरी छोटा नागपुर का पठार है और इसकी अवस्थिति हो जाती है, इसका नाम लिख लीजिए पहले, इसका नाम हो जाता है छोटा नागपुर का पठार और यह मुख्यतः झारखंड में स्थित है। ठीक है, तो इसकी अवस्थिति हो जाती है झारखंड। ठीक है, तो ये जो छोटा नागपुर का पठार है यह झारखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, अब देखिए छोटा नागपुर का पठार एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहां से कई क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो जो छोटा नागपुर का जो पठार है इसकी जो दक्षिणी सीमा है वह महानदी द्वारा डिसाइड की जाती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको रब करता हूँ, ये आप लोग लिख लीजिएगा, इसका नाम हो जाता है छोटा नागपुर का पठार। अब जो मैं ड्रा करने वाला हूँ इसको बढ़िया से आप लोग मैप में बना लीजिएगा। देखिए ये है छोटा नागपुर का पठार और छोटा नागपुर की जो दक्षिणी सीमा है वह महानदी द्वारा डिसाइड की जाती है और महानदी इसी के दक्षिण में यहां पर सिहावा की पहाड़ियां हैं, इसको लिख लीजिए आप लोग, सिहावा की पहाड़ी, सिहावा की पहाड़ियां। ठीक है, तो महानदी का जो उद्गम है वो सिहावा की पहाड़ियों से महानदी निकलती है और महानदी इसका दक्षिणी सीमा तय करती है। तो ये जो नदी निकल रही है सिहावा की पहाड़ियों से इसका नाम हो जाता है महानदी। ठीक है, और यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। सिहावा की पहाड़ियां मुख्यतः रायपुर के समीप पाई जाती हैं, लेकिन जो रायपुर से जो नदी निकलती है, जो सिहावा की पहाड़ियों से नदी निकलती है, इसका नाम हो जाता है महानदी और महानदी छोटा नागपुर के पठार की दक्षिणी सीमा तय करती है। ठीक है, और अगर इसकी उत्तरी सीमा की बात करें तो इसके उत्तर में पाई जाती है राजमहल की पहाड़ियां। इसको आप लोग लिख लीजिए यहां पे, राजमहल की पहाड़ियां। देखिए राजमहल की पहाड़ियां क्यों फेमस है, क्योंकि राजमहल की पहाड़ियों में सर्वाधिक आप लोग को उत्खनन का कार्य होता है और राजमहल की पहाड़ियां इसलिए और फेमस हो जाती हैं क्योंकि यह छोटा नागपुर की उत्तरी सीमा, मतलब छोटा नागपुर की उत्तरी सीमा का यह निर्धारण करती हैं। तो दक्षिण में इसके हो गई महानदी और उत्तर में हो गए राजमहल की पहाड़ियां। ठीक है गाइस, तो अगला जो हमसे क्वेश्चन पूछता है कि इसी के ठीक बीचों बीच से एक नदी निकलती है। ठीक है, छोटा नागपुर के पठार के ठीक बीचों बीच से एक नदी निकलती है जो छोटा नागपुर के पठार को, देखिए वो जो नदी निकलती है फिर ऐसे आके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, अभी मैं इसको बता रहा हूं। लेकिन छोटा नागपुर के पठार से एक नदी निकलती है जिसका नाम होता है दामोदर नदी। तो ये जो नदी आप लोग को निकलती हुई दिखाई दे रही है इसका नाम हो जाता है दामोदर नदी और ये दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में विभाजित करती है। तो इसका आप लोग नाम लिख लीजिए, ये जो नदी है इसका नाम हो जाता है दामोदर नदी। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में विभाजित करती है और इधर से आती है, इधर गंगा है जो गंगा एंट्री करती है। तो गंगा जब बांग्लादेश में एंट्री लेने से पहले गंगा से एक वितरिका निकलती है जिसको कहते हैं हुगली नदी। तो हुगली नदी में आके, ये हुगली नदी है, देखिए ये जो नदी आ रही है ये हुगली नदी है और हुगली नदी में आके यह दामोदर नदी मिल जाती है।
तो दामोदर नदी हो जाती है हुगली नदी की सहायक नदी, जिसको मैं अपवाह तंत्र जब पढ़ाऊंगा तो इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा। लेकिन आप लोग ये समझिए कि छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में अगर पूछ ले कि कौन सी नदी छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में डिवाइड करती है, तो उसका आंसर हो जाता है दामोदर नदी। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, देखिए अगर छोटा नागपुर के पठार को देखा जाए तो इसमें मुख्यतः लौह और कोयले की प्रधानता है। ठीक है, और जो छोटा नागपुर का जो पठार है इसमें बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। इसी के कारण बिटुमिनस कोयले की प्रधानता के कारण छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख लीजिए भारत का रूर, भारत का रूर प्रदेश। देखिए रूर प्रदेश इसलिए कहा जाता है, ये जो रूर प्रदेश है यह जर्मनी में स्थित है और जर्मनी में राइन नदी के किनारे यह रूर प्रदेश स्थित है और रूर प्रदेश में बिटुमिनस कोयले की प्रधानता पाई जाती है। क्योंकि अगर भारत में वैसी स्थिति देखी जाए तो छोटा नागपुर में पाई जाती है, छोटा नागपुर के पठार में बिटुमिनस कोयले की प्रधानता पाई जाती है। इसका प्रमुख एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, जो झरिया की खाने हैं झारखंड में, झरिया की जो खाने हैं झारखंड में, इसमें मुख्यतः बिटुमिनस क्रम का कोयला पाया जाता है, जिसके कारण ही भारत का रूर किसे कहते हैं? छोटा नागपुर के पठार को कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है कि क्यों छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से जर्मनी के राइन नदी के किनारे एक रूर प्रदेश स्थित है जिसमें बिटुमिनस क्रम के कोयले की प्रधानता है, जो कि कार्बन की दृष्टिकोण से दूसरे क्रम पर आता है, तो बिटुमिनस कोयले की प्रधानता के कारण ही छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा मिटा दे रहा हूं, फिर मैं कुछ आगे बताने की कोशिश करूंगा। देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कि झारखंड में एक स्टील पावर प्लांट लगा, वो 1964 में एक स्टील पावर प्लांट की स्थापना हुई। यानी स्टील पावर प्लांट की स्थापना कब हुई? 1964 में, जिसको कहा गया बोकारो स्टील पावर प्लांट। तो वह झारखंड में ही क्यों लगा? क्योंकि झारखंड में कच्चे माल, अगर लौ एस की प्रधानता देखी जाए तो लौ एस के दृष्टिकोण से झारखंड, या कोयले की प्रधानता देखी जाए तो कोयले की दृष्टिकोण से झारखंड, दोनों दृष्टिकोण से झारखंड में रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल की उपलब्धता सर्वाधिक है। इसलिए 1964 यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना में एक यहाँ पे बोकारो स्टील पावर प्लांट लगा। यहाँ पे लिख लीजिए बोकारो इस्पात संयंत्र, लौह इस्पात संयंत्र, लौह इस्पात संयंत्र लगा। कब लगा था यह भी पूछ लिया जाता है कि बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई? वो हुई थी 1964 में। और कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी 1964 में? तृतीय पंचवर्षीय योजना। यहां पे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, तृतीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में एक लौह इस्पात संयंत्र का उद्घाटन किया गया। यह था बोकारो लौह इस्पात संयंत्र। इसको झारखंड में लगाने का प्रमुख उद्देश्य यह था कि झारखंड राज्य में जो कच्चा माल है, जो लौह है, लौह अयस्क है और जो कोयला है, दोनों की प्रधानता थी। तो इसको 1964 में रसिया के सहयोग से बोकारो लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। ठीक है, तो ये भी छोटा नागपुर के पठार में ही अवस्थित है। देखिए दो पठार हैं जो कि छोटा नागपुर के हिस्से माने जाते हैं, उनका नाम हो जाता है हजारीबाग प्लेटू, मतलब हजारीबाग के का जो पठार है वो, और एक हो जाता है, इसको हटा लीजिएगा आप लोग। देखिए दो पठारों की जो अवस्थिति है वो छोटा नागपुर में हो जाती है। एक हो जाता है हजारीबाग का पठार
और एक हो जाता है रांची का पठार। तो छोटा नागपुर का पठार और रांची का पठार, ये दोनों छोटा, देखिए हजारीबाग का पठार और रांची का पठार, ये दोनों पठार छोटे नागपुर के पठार के ही हिस्से हैं। तो यहां पे लिख लीजिए छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। इसके मुख्यतः दो हिस्से हो जाते हैं। एक हिस्सा हो जाता है जो कि उत्तरी भाग में है, ये वाला हिस्सा जो आप लोग देखेंगे अगर उत्तर में जो है, इसको कहते हैं हजारीबाग पठार, हजारीबाग पठार। और जो दक्षिण में है ये हो जाता है, इसको कहते हैं हम लोग रांची का पठार, रांची का पठार। ठीक है, तो यहां पे इस नोट डाउन कर लीजिए, एक हो जाता है हजारीबाग और दूसरा हो जाता है रांची का पठार, रांची का पठार। तो छोटा नागपुर के पठार में मुख्यतः दो पठार इसके डिवीजन होते हैं। एक हो जाता है हजारीबाग का पठार जो कि इसके उत्तर में स्थित है, और दूसरा हो जाता है रांची का पठार जो कि इसके दक्षिण में अवस्थित है। ठीक है, देखिए जो रांची का पठार है, यहां से एक और आप लोगों से क्वेश्चन बनता है कि जो कर्क रेखा गुजरती है, जो कर्क रेखा गुजरती है वो यहाँ पे झारखंड की राजधानी अवस्थित है रांची। तो अगर पूछ लिया जाए कि कर्क रेखा के समीप किस राज्य की राजधानी सबसे नजदीक है, तो उसका आंसर हो जाता है झारखंड, क्योंकि झारखंड की जो राजधानी है रांची, वो कर्क रेखा के सबसे नजदीक हो जाती है। और इधर आप लोग देखेंगे ये है राजस्थान, राजस्थान की जो राजधानी हो जाती है जयपुर। तो जयपुर जो है वो कर्क रेखा से सबसे दूर हो जाता है। ठीक है, यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ताकि मैं इसलिए बता दिया क्योंकि यहाँ की रांची का जिक्र हुआ है, इसलिए दिमाग में आ गया। तो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि कर्क रेखा के समीप किस राज्य की राजधानी सबसे नजदीक किस राज्य की राजधानी है कर्क रेखा के, तो उसका आंसर हो जाएगा झारखंड। और कर्क रेखा के सबसे दूर किस राज्य की राजधानी है, वो हो जाएगा राजस्थान। इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं, दो क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि बिटुमिनस कोयले के भंडारण की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो छोटा नागपुर के पठार की जो स्थिति है वो भारत में नंबर 1 पर है। वैसे ही लिग्नाइट कोयले के अगर भंडारण की दृष्टिकोण से देखा जाए तो लिग्नाइट कोयले का जो भंडारण है, बीकानेर के जो पलाना की खाने हैं, जो बीकानेर में एक पलाना की खाने हैं, उसमें लिग्नाइट का सबसे ज्यादा भंडारण है। ठीक है, तो दो तरह से क्वेश्चन बनते हैं कि अगर बिटुमिनस कोयले के हिसाब से क्वेश्चन बना तो उसका आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। लेकिन अगर लिग्नाइट कोयले की प्रधानता पूछ लिया जाए कि किस राज्य में है, तो वो हो जाएगा राजस्थान। देखिए इसमें खनिजों की प्रधानता बहुत है। छोटा नागपुर में खनिज सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन विविधता मतलब कि किस राज्य में कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, वो हो जाता है राजस्थान। राजस्थान में खनिजों की विविधता के कारण राजस्थान राज्य को खनिजों का अजायब घर भी कहते हैं। तो अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि खनिजों का अजायब घर किस राज्य को कहते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। लेकिन खनिजों की प्रधानता सबसे ज्यादा किस राज्य में है, वो है छोटा नागपुर का पठार यानी झारखंड राज्य में है। लेकिन अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि विविधता किस राज्य में है, सबसे ज्यादा खनिजों की विविधता किस राज्य में है, तो वह है राजस्थान। लेकिन सबसे ज्यादा खनिज किस राज्य में पाए जाते हैं, वो हो जाएगा झारखंड। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को। अब हम लोग चलते हैं दक्षिण भारत के प्रमुख पठारों के बारे में चर्चा हम लोग कर लेते हैं। दक्षिण भारत के पठारों की चर्चा करने से पहले हम लोग एक चीज और देखना चाहेंगे कि जो प्रायद्वीपीय पठार है, इसका जो सबसे पूर्वी एक्सटेंशन है, इसको शिलांग के पठार की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो जो प्रायद्वीपीय पठार है, इसका जो सबसे पूर्वी एक्सटेंशन है, इसको कहा गया कौन सा पठार, शिलांग का पठार। और यह मुख्यतः मेघालय राज्य में स्थित है। ठीक है, तो देखिए यह है शिलांग का पठार। ये जो आप लोग देख रहे हैं यह है शिलांग का पठार, यहां नोट डाउन कर लीजिए, शिलांग का पठार। यह मुख्यतः मेघालय राज्य में अवस्थित है। यहां पे लिख लीजिए मेघालय। और ये फेमस क्यों है? अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि शिलांग का पठार क्या हिमालय पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, तो कहेंगे नहीं, यह
प्रायद्वीपीय भारत के पठारों का पूर्वी विस्तार है। ठीक है, तो यहां पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इधर पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं, लेकिन पूर्वांचल की पहाड़ियों का विस्तार नहीं है, यह मुख्यतः प्रायद्वीपीय भारत का पूर्वी विस्तार है। ठीक है, तो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि शिलांग का पठार किसका भाग है, तो वो हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। ठीक है, और शिलांग का पठार क्यों फेमस है, क्योंकि इसमें मुख्यतः दो स्थल पाए जाते हैं। एक हो जाता है मानसी राम और दूसरा हो जाता है चेरापूंजी। देखिए, मानसिन राम दुनिया में सबसे अधिक वर्षा जहां पे होती है वो हो जाता है मानसिन राम, और दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है चेरापूंजी में। इसलिए शिलांग का पठार सबसे प्रमुख हो जाता है वर्षा की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो। इसमें शिलांग के पठार में आप लोग को 3 पहाड़ियां पाई जाती हैं, गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियां शिलांग के पठार में ही स्थित है। तो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि मानसिंह राम किस पठार में अवस्थित है या चेरापूंजी किस पठार में स्थित है, तो हो जाता है शिलांग का पठार। और दुनिया में सर्वाधिक बारिश कहां पे होती है, उसका आंसर हो जाता है मानसिंह राम, और दूसरे नंबर पर कहां पे होती है वो हो जाएगा चेरापूंजी। तो ये हो गया पूरा शिलांग का पठार। अब हम लोग का जो मेन टॉपिक है वो हो जाएगा दक्षिण भारत के प्रमुख पठार। तो दक्षिण भारत में मुख्यतः हम लोग को 3 पठार पढ़ने हैं। तो पठारों को पढ़ने से पहले ये देखना पड़ेगा कि वो जो 3 पठार हैं वह किस प्रकार की अवस्थिति रखते हैं दक्षिण भारत में। तो देखिए, दक्षिण भारत में जो 3 पठार हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। ये जो हो जाता है इसको कहते हैं दक्कन का पठार, इसको मैं रब कर दे रहा हूं। ये जो पठार आप लोग देख रहे हैं इसको कहते हैं दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। यह मुख्यतः महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, यहां पे लिख लीजिए महाराष्ट्र। और इसके पूरब में एक पठार स्थित है, इसको कहते हैं तेलंगाना का पठार, इसको ऊपर लिख लीजिए तेलंगाना का पठार, तेलंगाना का पठार। और इसी के ठीक दक्षिण में एक पठार स्थित है जिसको कहते हैं मैसूर का पठार, यहां पे लिख लीजिए मैसूर का पठार। ठीक है, तो हम लोग को मुख्यतः दक्षिण भारत में 3 पठार पढ़ने हैं। एक पढ़ना है दक्कन का पठार, दूसरा पढ़ना है मैसूर का पठार और तीसरा पढ़ना है तेलंगाना का पठार। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं दक्कन का पठार, जिसकी अवस्थिति मुख्यतः महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। देखिए, दक्कन का पठार मुख्यतः दक्कन के पठार में काली मिट्टी की प्रधानता है और यह मुख्यतः महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है, इसका जो विस्तार है मुख्यतः महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और दक्कन का पठार की विशेषता एक और है कि इसमें ज्वालामुखी निर्मित एक झील पाई जाती है जिसको कहते हैं लोनार झील। तो यहाँ पे ज्वालामुखी निर्मित एक झील है, यहाँ पे एक ज्वालामुखी निर्मित झील है जिसको कहते हैं लोनार झील, लोनार झील जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यहाँ पे लिख लीजिए MH यानी महाराष्ट्र। देखिए, लोनार झील एक प्रकार का क्रेटर झील है। अब क्रेटर झील क्या होता है ये आप लोग समझ लीजिए। देखिए, हेडिंग डालिए आप लोग क्रेटर झील। देखिए, क्रेटर झील क्या होता है, जब भी ज्वालामुखी में जब मैग्मा का उद्गार होता है तो उद्गार होने के कारण इसके जो मुख पर एक तरह का गड्ढा बन जाता है। जैसे ये लावा का उद्गार हो गया और लावा बाहर की ओर चला गया और ज्वालामुखी के मुख पर एक गड्ढे का निर्माण हो जाता है, और जब भी बारिश होती है तो इस गड्ढे में पानी का जमाव हो जाता है, जिसके कारण एक झील का निर्माण हो जाता है जिसको कहते हैं क्रेटर झील। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए क्रेटर झील, यह है क्रेटर झील। क्रेटर झील का निर्माण कैसे होता है, ज्वालामुखी उद्गार के कारण ज्वालामुखी के मुख पर एक गड्ढे का निर्माण हो जाता है जिसको कहते हैं क्रेटर, और क्रेटर में अगर पानी भर जाए तो उसको कहते हैं क्रेटर झील। ठीक है, तो यह जो लोनार झील है यह एक तरह का क्रेटर झील का उदाहरण है। ठीक है, तो इसलिए दक्कन का पठार और इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि दक्कन के पठार में ही, चूंकि दक्कन का पठार का निर्माण कैसे हुआ है, ज्वालामुखी के उद्गार से, इसलिए दक्कन के पठार में कौन सी झील पाई जाती है, लोनार झील, जो एक तरह के क्रेटर झील का उदाहरण है। ठीक है, अब जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है तेलंगाना का पठार। देखिए, तेलंगाना के पठार की जो अवस्थिति है, ये मुख्यतः तेलंगाना का पठार जो है तेलंगाना राज्य में है।
तेलंगाना राज्य में है। 2 जून 2014 के पहले जब आंध्र प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था तब तक ये आंध्र प्रदेश में था, लेकिन अब इसकी जो स्थिति हो जाती है वो तेलंगाना राज्य में हो जाती है। और तेलंगाना का पठार इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि त्रयंबकेश्वर की पहाड़ियाँ हैं, यानी यहाँ पर इसको लिख लीजिए आप लोग त्रयंबकेश्वर, त्रयंबकेश्वर। और त्रयंबकेश्वर से एक नदी निकलती है जो कि राजमुद्री में डेल्टा बनाती है। यहां पे लिख लीजिए राजमुद्री, राजमुद्री के समीप डेल्टा बनाती है, यहां पे डेल्टा बनाएगी। तो राजमुद्री के समीप जो नदी डेल्टा बनाती है, इस नदी का नाम हो जाता है गोदावरी नदी। तो यहां पे लिख लीजिए गोदावरी नदी। इसकी विशेषता क्या है कि ये जो नदी है जो कि त्रयंबकेश्वर से निकलती है, यह जो त्रयंबकेश्वर आप लोग देख रहे हैं, तो त्रयंबकेश्वर से जो नदी निकलती है इसका नाम हो जाता है गोदावरी नदी। और त्रयंबकेश्वर किस राज्य में अवस्थित है? वो हो जाता है महाराष्ट्र राज्य। तो त्रयंबकेश्वर से निकलकर गोदावरी नदी तेलंगाना का ये जो पठार है इसको 2 भागों में डिवाइड करती है, 2 भागों में विभाजित करती है। इसलिए तेलंगाना का पठार से जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि कौन सी नदी तेलंगाना के पठार को 2 भागों में डिवाइड करती है, वो हो जाता है गोदावरी नदी। और तेलंगाना के पठार में कई तरह के खनिजों की प्रधानता है, जैसे कि माइका हो गया, कापर हो गया, एल्युमिनियम हो गया। इन तरह के खनिजों की प्रधानता तेलंगाना के पठार में है। तो इस दृष्टिकोण से और यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन सर्वाधिक जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि कौन सी नदी तेलंगाना के पठार को 2 भागों में विभाजित करती है, वो हो जाएगा गोदावरी नदी, जो कि त्रयंबक की पहाड़ियों से निकलती है और राजमुद्री के समीप डेल्टा बनाती है। ये हम लोग पढ़ेंगे गोदावरी नदी के बारे में दक्षिणी भारत का जब हम लोग अपवाह स्वरूप पढ़ेंगे तब इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो एक पठार हो जाता है वो हो जाता है मैसूर का पठार। तो मैसूर की पठार को पढ़ने से पहले आप लोगों ने नाम सुना होगा श्रीरंगपट्टनम की संधि, मैसूर की संधि। तो यह सब जितनी भी संधियां हुई हैं, यह सब जो इसका विस्तार क्षेत्र था वो पूरा मैसूर ही था। तो मैसूर राज्य पढ़ने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि मैसूर की अवस्थिति आज के अगर आधुनिकतम राज्यों में देखी जाए तो वो किस राज्य में है। तो जो मैसूर का पठार है, ये जो मैसूर का पठार है यह मुख्यतः कर्नाटक राज्य में अवस्थित है, कर्नाटक राज्य। तो मैसूर का पठार आज के कर्नाटक राज्य में अवस्थित है और इसमें एक बाबा बुदन की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जिसको मैं परसों के लेक्चर में बताया था कि यहाँ पर एक बाबा बुदन की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं मैसूर के पठार में, जो कि लौह अयस्क के भंडार की दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण हो जाता है। लौह अयस्क। तो मैसूर के जो बाबा बुदन की पहाड़ियाँ हो जाती है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसका नाम लिख लीजिए बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, ठीक है। तो बाबा बुदन की पहाड़ियों में लौह अयस्क की प्रधानता हो जाती है और लौह अयस्क की प्रधानता के कारण ही यह दक्षिण भारत में लौह अयस्क की दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बाबा बुदन, यहाँ से जो मैसूर के पठार से जो क्वेश्चन बनता है कि बाबा बुदन की पहाड़ियाँ किस पठार में अवस्थित हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा मैसूर का पठार। ये है मैसूर का पठार, इसको मैं रब कर दिया था, ये इसको लिख लीजिए मैसूर का पठार। और इसी पठारी मैसूर के पठार के पहाड़ी ढलानों पर सबसे ज़्यादा कहवा का उत्पादन किया जाता है। इसलिए भारत में सबसे ज़्यादा कहवा किस राज्य में उत्पादित होता है, वो हो जाता है कर्नाटक। और कहवा उत्पादन से पहले, मानसून के पहले एक बारिश हो जाती है जिसको प्री मानसून वर्षा कहते हैं, उसका नाम हो जाता है चेरी ब्लॉसम। तो आप लोगों से अगर ये पूछ लिया जाए कि चेरी ब्लॉसम क्या है, तो कहवा की खेती से पहले एक प्री मानसून बारिश होती है जो कि कहवा के खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, उसको कहते हैं चेरी ब्लॉसम, ठीक है। तो चेरी ब्लॉसम का संबंध कहवा उत्पादन से है, कभी कभी क्वेश्चन में यह भी पूछ लिया जाता है। तो देखिए मैसूर का पठार क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बाबा बुदन की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं और बाबा बुदन की पहाड़ियों में लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार है, जिसका निर्यात आप लोग को मैं बताया था कि न्यू मैंगलोर पोर्ट से ईरान तक किया जाता है। ये तो मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि मैसूर के पहाड़ी ढलानों पर
मतलब मैसूर के पठार यानी बाबा बुदन की पहाड़ियों के पहाड़ी ढलानों पर किसकी खेती की जाती है? कहवा की खेती की जाती है। और कहवा की खेती से पहले एक प्री मानसून बारिश होती है जिसको क्या कहते हैं हम लोग? चेरी ब्लॉसम। ठीक है, यहां पे नोट डाउन कर लीजिए, यहां पे मैं लिख देता हूं चेरी ब्लॉसम। चेरी ब्लॉसम इसको कहते हैं प्री मानसून सावर। प्री मानसून सावर, ठीक है, जो कि कहवा उत्पादन के लिए, यहां पे लिख लीजिए, कहवा उत्पादन के लिए अति लाभदायक होता है। कहवा उत्पादन के लिए अति लाभदायक होता है। और यही मैसूर है जहां पर जिसकी स्थापना, मैसूर की स्थापना टीपू सुल्तान ने 1761 में किया था। और इस पर विजय पाने के लिए डिफरेंट संधियां भी की गई थी, जैसे मैसूर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, मंगलोर की संधि, मद्रास की संधि। तो मद्रास तो तमिलनाडु में आ जाएगा, लेकिन ये जो मैसूर हो गया, श्रीरंगपट्टनम हो गया, मंगलोर हो गया, ये पूरा कर्नाटक के मैसूर के पठार के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का पूरा प्रायद्वीपीय पठार एवं पर्वत। अब जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक रहेगा भारत के प्रमुख द्वीप। ठीक है, तटीय क्षेत्र तो हम लोग पढ़ चुके हैं। जो भारत के प्रमुख द्वीप हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं और अरब सागर में स्थित हैं, उन लोग की चर्चा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, अगर हम लोग का प्रयास आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और जो भी कमियां हैं पढ़ाने में उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पिन कीजिए करिए, ताकि मैं अपने पढ़ाने की शैली को और सुधार सकूं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।